नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल शीर्षों ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो जिसमें हम जीके के टॉप 20 क्वेश्चन को यहाँ पास कवर करने वाले हैं। सो आप सभी मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हमको यहाँ पास देखना है कि आपका जो IQ लेवल है वह इस टॉप 20 के क्वेश्चन पर किस प्रकार से खड़ा उतरता है। सो आप सभी एक बार उस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। एक बार जितने भी गृहिणी भाई बहन, जितने भी स्टूडेंट मेरा ये वीडियो कवर कर रहे हैं, फिर से उनको अभिवादन, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस बेस्ट टेट सीरीज पर। देखते हैं कि भाई आपका यहाँ पास स्टडी के लेयर कैसा है। जल्दी से अपने कमेंट्स देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लेकर के। पूछा क्या है दोस्तों, यहाँ पास झरना किसकी रचना है, जल्दी से बताएंगे। यहाँ पास इसका राइट ऑप्शन यहाँ पास क्या होना चाहिए। अब देखेंगे, जब ये बात झरना की आती है, हमको यहाँ पास जैसे मैं आप थोड़ा सा हिंट दूंगा, मैं आपसे पूछूंगा कि आंसू किसकी रचना है या फिर लहर किसकी रचना है, तब यहाँ पास आपका जो राइट ऑप्शन होगा फट से आप लगाएंगे यहाँ पास कि भाई ये जो है जयशंकर प्रसाद की कृति है। हम ऑप्शन नंबर यहाँ पहले को यहाँ पास लॉक करेंगे। सुमित्रा नंदन बात करें, सुमित्रा नंदन पंत की बात करें तो इसको जो है प्रकृति का सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। ठीक है। गजानन माधव मुक्तिबोध की बात करें तो ध्यान में रखना है कि इनकी एक बहुत ही काफ़ी फेमस कृति है जिसका नाम है चांद का मुख टेढ़ा। तो सब पॉइंट को आपको बिल्कुल जो है स्टार के साथ कॉपी में नोट करते चले जाएंगे, जितना भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊं। ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो यहाँ पास राइट ऑप्शन होगा चला जाएगा भाई ये जयशंकर प्रसाद के साथ में चला जाएगा। हम ऑप्शन फर्स्ट को यहाँ पास लॉक करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अब देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की बात करते हैं। इसमें प्रथम मुगल बादशाह कौन से हैं। जब भी प्रथम मुगल बादशाह की हम बात करते हैं, हमको यहाँ पास थोड़ा सा ध्यान आता है कब की, तो 1526 की। ठीक, ये हमको थोड़ा सा उस टाइमिंग का ये यहाँ पास जो है लेयर्स टाइम्स याद आता है। ठीक है। देखिए यहाँ पास जब भी प्रथम मुगल बादशाह की बात पूछी जाए, हमको भाई यहाँ पास लगाना है बाबर के साथ में चला जाएगा, क्योंकि बाबर जो है सबसे पहले मुगल साम्राज्य की नींव इन्होंने रखा था। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पास इस क्वेश्चन यहाँ पास राइट ऑप्शन हमको थर्ड लेने चलना है। अगला देखते हैं यहाँ पास बाबर के कितने पुत्र थे, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, जल्दी से बताएंगे। पुत्र की बात यहाँ पर हो रही है, किसके साथ में चला जाएगा। हम यहाँ पास ऑप्शन नंबर जो दिया है 1, इसको हम लॉक करेंगे। कितने पुत्र हैं बाबर के बताना है भाई कि 4 पुत्र थे। अब कौन कौन सा यहाँ पास बात आती है तो हमको ये भी ध्यान में रखना है। सबसे बड़े पुत्र का नाम था उसका हुमायूं। ठीक है। हुमायूं के बाद सेकंड में जो नाम आता है वह है यहाँ पास कामरान। उसके बाद थर्ड नंबर पे है अस्करी। ठीक है, अस्करी की बात हो रही है यहाँ पास, अस्करी। उसके बाद यहाँ पास जो चौथे नंबर का पुत्र था उसका नाम था हिंदाल। तो इस क्रम को भी याद में रखना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पास ये। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पास क्या बता रहे हैं आप सभी को, देखेंगे जल्दी बताएंगे। यहाँ पास निरोग में उपसर्ग कौन सा है। अब देखेंगे यहाँ पास निरोग में उपसर्ग कौन सा है। ठीक है। अब देखेंगे इसी उपसर्ग वाले थोड़ा सा पॉइंट जो दिया है, इससे मैं थोड़ा सा आपको एक हट के क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन कौन सा होना चाहिए, अब ध्यान सुनेंगे इस बात को कि भाई जितने भी उपसर्ग वाले वर्ड्स आते हैं, जितने भी शब्द आते हैं जिनका उपसर्ग निकलता है, अब इतना तो आप सभी को यहाँ पास पता होना चाहिए कि उपसर्ग जो होता है इस शब्द के हमेशा पहले लगता है। ठीक, हमेशा पहले मतलब आगे लगता है। इतना आप सभी को यहाँ पास कंफर्म होना चाहिए इसमें। ठीक है, क्योंकि कई बार मैं इसको उसी चीज़ को ये कई बार आपको रिपीट करते आ रहा हूँ। ठीक है, तो हमको ध्यान में ये रखना है कि दुनिया का हर एक वो शब्द जिसका उपसर्ग निकल सकता है वही क्या होता है हमारा, तो होता है भाई ये अव्ययभाव समास होता है। इसमें क्या होता है, अव्यय समास उसमें होता है। ये हमको गांठ बांध के इसको समझना है। मेरी बात समझ रहे हैं यहाँ तक। दुनिया का हर वो शब्द जिसका उपसर्ग निकल सकता है सभी जो है अव्यय समास के अंतर्गत आएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन के यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा किसके साथ में चला जाएगा भाई, चलेंगे यहाँ पास हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट को यहाँ पास लॉक करेंगे, क्योंकि जब हम निरोग का विच्छेद करेंगे तो बनेगा नि प्लस रोग। यही हमारा यहाँ पास क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई। हम नी हमारा उपसर्ग की बात हो रही है तो यहाँ पास लॉक करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट को लॉक करेंगे, क्योंकि नी हमारा क्या होता है प्रथम पद बन गया, रोग हमारा क्या बनेगा तो ये हमारा दूसरा पद बन रहा है यहाँ पास। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं यहाँ तक। ऑप्शन नंबर यहाँ पास 1 को लॉक करेंगे। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पास, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कौन से स्टेट में है। हमसे यहाँ पास ये पूछा गया है, जल्दी से अपने आंसर यहाँ पास देना चाहिए, जल्दी देंगे कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कौन से स्टेट में है। हम यहाँ पास
लॉक करेंगे किसको, ऑप्शन नंबर फर्स्ट को। जी हाँ, दक्षिण प्रांत मतलब भारत का दक्षिण प्रांत वाला जो हिस्सा होता है, केरल की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, केरल को ही जो है साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर लॉक करेंगे। केरल की जब भी बात आती है तो केरल में सबसे ज़्यादा जो है हाथियों का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमको ये चलना है कि भाई पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हमारे केरल स्टेट में है। तीसरा पॉइंट हमको लेके ये चलना है केरल का सीएम का नाम क्या है, तो केरल का सीएम का नाम है यहाँ पास पी विजयन। पी विजयन हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट हमको ये लेके चलना है यहाँ पास कि केरल, ठीक है, राजधानी क्या है, तो यहाँ पास है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम जो है केरल की राजधानी है। तो सब पॉइंट को आपको जो है बिल्कुल स्टार साथ में कॉपी में नोट करना है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 6 की बात हो रही है कि पन्ना नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है। अब देखें यहाँ पास पन्ना नेशनल पार्क हो गया, बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो गया। ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ठीक है, एक होता है माधव नेशनल पार्क। ठीक है, ध्यान में रखना है ना, बांधा और माधव दोनों अलग अलग हैं। पन्ना नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क की भी बात आती है। हम यहाँ पास लगाएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट को, बिल्कुल सही करेंगे भाई। चला जाएगा ये एमपी के साथ, ये चला जाएगा। पन्ना नेशनल पार्क हमसे पूछा गया है, एमपी को हम यहाँ पास लॉक करेंगे। मध्य प्रदेश की बात यहाँ पास हो रही है। मेरी बात समझ रहे हैं यहाँ तक। मध्य प्रदेश की जब भी बात आती है दोस्तों तो हमको ध्यान में रखना है कि यहाँ मध्य प्रदेश को जो है भारत का हृदय भी कहा जाता है, ये हमको याद नहीं रखना है। ठीक है, मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी की बात आती है तो हम यहाँ पास लगाते हैं कि भाई इसकी जो राजधानी है भोपाल है। सीएम की बात आती है तो है यहाँ पास शिवराज सिंह चौहान, ये हमको यहाँ पास ध्यान में रखना है। ठीक, हर एक पॉइंट को आपको जो है बिल्कुल डिटेल के साथ यहाँ पास पॉइंट टू पॉइंट स्टेप टू स्टेप कॉपी में नोट करते चले जाएंगे। जितने भी यहाँ पास स्टूडेंट इस बेसिक टेस्ट के साथ जुड़े हुए हैं, मेरी क्लास के साथ जुड़े हुए हैं, सब जो है स्टार्टिंग में यही कहता हूँ कि भाई अपने साथ एक शांतपूर्ण इन्वायरमेंट में कम से कम एक हेडफोन्स और दूसरी कॉपी और पेन जरूर साथ में लेके बैठें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। यहाँ पास क्या होना चाहिए, जल्दी से अपने आंसर देंगे क्वेश्चन को पढ़ते ही कि लोकसभा के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है। जी हाँ, जल्दी से बताएंगे। यहाँ पास राष्ट्रपति, राज्यपाल, या फिर संसद, या फिर नॉन ऑफ दिस। अब देखेंगे यहाँ पास हमको एक यहाँ पास पॉइंट याद में रखना है, जब भी बात लोकसभा की आती है, किसकी आती है, लोकसभा की आती है। दूसरा बात कि जब भी बात भारत की प्रेसिडेंट की आती है, इन दोनों की जो है नियुक्ति कोई भी नहीं करता। हम यहाँ पास लगाएंगे नॉन ऑफ दिस, मतलब ऑप्शन नंबर 4 को यहाँ पास सही करेंगे। ठीक है, पॉइंट को आपको बिल्कुल नोट रखना है कि लोकसभा और राष्ट्रपति की नियुक्ति कोई भी नहीं करता है। हम यहाँ पास नॉन ऑफ दिस को लॉक करेंगे। ध्यान में रखना है कि संसद, अच्छा इस पॉइंट को देखेंगे। यहाँ पास संसद की जब भी बात आती है, संसद 3 लोगों से मिलकर बनता है। पहला एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है यहाँ पास राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा। तीसरा यहाँ पास होता है भारत का प्रेसिडेंट। तीनों से मिलकर क्या बनता है, एक संसद का निर्माण होता है। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब यहाँ पास अपने कमेंट्स देंगे कि भारत में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पास जल्दी बताएंगे। अब देखेंगे यहाँ पास भारत में जब भी बात आती है मिट्टी, मतलब कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन हमको एक बात यहाँ पर और थोड़ा ध्यान में रखना है कि भारत में जो है 51% भाग पर क्या की जाती है, कृषि की जाती है। ये हमको यहाँ पास नोटिस करना है। यहाँ पास ठीक पॉइंट को यहाँ पास नोट करना है कि भारत में 51% भाग पर कृषि की जाती है, मतलब कह सकते हैं कि आधे से अधिक भाग पर वहाँ पास भारत में क्या किया जाता है, कृषि का कार्य किया जाता है। ठीक, अब हमको यहाँ पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पास ऑप्शन दिए हैं उसको लेकर यहाँ पास बताना है कि भारत में भाई मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है, क्योंकि मिट्टी भी कई प्रकार की होती हैं। अब देखेंगे यहाँ पास जलोढ़ मिट्टी है क्या, रेतीली मिट्टी, या फिर काली मिट्टी, या फिर लैटराइट मिट्टी। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा चला जाएगा भाई ये जलोढ़ मिट्टी। ठीक, अब जलोढ़ मिट्टी क्यों पाया जाता है, अब देखेंगे यहाँ पास जब भी बात जलोढ़ मिट्टी की आती है हमको ध्यान में रखना है कि भारत में क्या हो, ज़्यादातर जो है नदियों का विस्तार काफ़ी व्याप्त होता है। ठीक है, नदियों का विस्तार क्या है, भारत में सर्वाधिक व्याप्त होता है। इसी नाम से क्या है, उस बहाव के दौरान जो है कई मिट्टियाँ जो हैं, ठीक है, एक लेयर वाइज बनाती हुई क्या जमा हो जाती है, और उसी मिट्टी को हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जो दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहाकर लाई जाती हैं। मेरी बात समझ रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नदियों के प्रवाह के दौरान जो भी मिट्टी बहाकर लाई जाती है भाई उसी को कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा, इस पॉइंट से कुछ याद आ रहा है यहाँ पास तो मैं तो बता दूंगा। यहाँ पास लेटराइट मिट्टी की जब भी बात आती है, लेटराइट मिट्टी ये जो होता है
चाय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी मानी गई है। चाय के उत्पादन की बात करते हैं दोस्तों, तो चाय का उत्पादन सर्वाधिक जो होता है असम के क्षेत्र में होता है, मतलब असम स्टेट में होता है। असम की सीएम की बात करें तो असम के सीएम का नाम है यहाँ पास, जो भी हाल ही में नए सीएम के तौर पर अभी नियुक्त हुए हैं। बात करते हैं हम हिमंत बिस्वा की। ठीक, इसको आपको याद में रखना है, हिमंत बिस्वा यहाँ के भी सीएम हैं। मेरी बात समझ रहे हैं यहाँ तक। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब यहाँ पास देखना है हमको अगला क्वेश्चन इसमें क्या बताया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पास अर्ध सममात्रिक छंद है। मैं आपसे ये पूछूं कि भाई छंद क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे इसमें? तो आप यही बताएंगे कि भाई जिसमें मात्रा क्या होता है, मात्रा होता है, यति होता है, गति होता है, तुक होता है, ठीक है, और एक होता है वर्ण। इन सभी का जो व्यवस्थित एक क्रम होता है उसी को हम क्या कहते हैं? तो भाई उसको हम कहते हैं यहाँ पास छंद कहते हैं। आप यही बताएंगे मुझे, ठीक है। अब छंद के भी अपने कुछ प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं अब देखेंगे यहाँ से कि एक हमारा होता है कौन सा, एक होता है मात्रिक छंद की बात आती है, दूसरा होता है वर्णिक छंद की बात आती है, तीसरा होता है मुक्तक छंद की बात आती है। लेकिन जो विशेष प्रमुख होता है वो हमारा होता है मात्रिक छंद और दूसरा होता है वर्णिक छंद। ये दोनों टाइप से मतलब क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। मुक्तक छंद को हम यहाँ पर छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखेंगे मात्रिक छंद भी क्या होता है, 3 प्रकार के होते हैं। यदि हम मात्रिक छंद की बात करें तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होता है? तो एक होता है हमारा सममात्रिक छंद होता है, दूसरा क्या होता है अर्ध सममात्रिक छंद होता है, तीसरा क्या होता है तो हमको बताना है कि भाई ये विषम मात्रिक छंद होता है, ठीक है। यहाँ तक सब पॉइंट को आपको यहाँ पास स्टार के साथ में नोट करते चला जाना है। अब देखेंगे यहाँ पास मात्रिक छंद किसकी बात हो रही है, अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत आता है तो दोहा भी आता है, सोरठा भी आता है, बैरवी भी आता है, उलाला भी आता है। एक पॉइंट यहाँ पास आपको और रख लेना है, इसमें कौन सा, ये सभी, ठीक है। 5वां पॉइंट यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पास हम इसी को यहाँ पास लॉक करेंगे। 5वां पॉइंट ये सभी दोहा, सोरठा, बैरवे और उलाला ये सभी जो है अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत आएगा, ठीक है यहाँ तक ना। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा चलिए मैं आपसे ये पूछता यहाँ पास, क्या पूछता कि भाई ये तो हो गया किसकी बात, अर्ध सममात्रिक छंद की। अब मैं सबसे यही पूछता कि सममात्रिक छंद के अंतर्गत कौन कौन से यहाँ पास आएंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पास देता, मैं ऑप्शन में एक मैं यहाँ पास देता, क्या देता, चौपाई देता, ठीक। सेकंड में मैं क्या देता आपको, रोला दे देता। थर्ड में क्या देता मैं आपको, गीतका दे देता। तब आप क्या बताते हैं यहाँ पास कि भाई इसमें जो है चौपाई, रोला, गीतका और हरि गीतका ये सभी आएंगे सममात्रिक छंद में, हम इसको लॉक करेंगे। ये हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पास बनता। अगला पॉइंट लेते हैं यहाँ पास, दोहा में कितनी मात्राएं होती है? जल्दी से अपने कमेंट्स देंगे, इसका आंसर मुझे बताएंगे, जल्दी देंगे। अब देखिए जब भी बात दोहा की आती है तो हम यहाँ पास लगाएंगे कि भाई उसमें जो होता है 13-11 पे मात्राएं जो है कंप्लीट होती है। ये हमको यहाँ पास ध्यान में रखना है, ठीक है। 13-11 मतलब यहाँ पास 24 की बात हो रही है, टोटल 24, ठीक है। यहाँ पास दोहा का जस्ट उल्टा होता है सोरठा। अब देखेंगे यहाँ पास जैसे मैंने दोहा में यहाँ पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट को लॉक किया था, तो दोहा का जो उल्टा क्या होता है हमारा, सोठा होता है। तो सोठा का उल्टा मतलब जो मात्रा कैसे जाएगा इसका, तो भाई इसका जो होगा मात्रा कंप्लीट वो आ जाएगा 11-13 पे। हम ये ऑप्शन को यहाँ पास लॉक करते यदि हमसे पूछा जाता सोरठा तब, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन के यहाँ पास जो राइट ऑप्शन होगा चला जाएगा यहाँ पास, हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट को यहाँ पास लॉक करेंगे, दोहा में मात्राएं पूछी गई है तो। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। शीर्षो ऑनलाइन क्लास आप सभी के लिए बेहतर, हर कदम हर पल तत्पर, ठीक है। अब लेते हैं भाई यहाँ पास क्वेश्चन नंबर अगला। चलिए ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ पास कि पर्यावरण में जैविक घटक कौन कौन से हैं, जल्दी मुझे यहाँ पास बताएंगे ऑप्शन को लेकर। अब जब भी बात आती है कि पर्यावरण के जो कंपोनेंट्स हैं, मतलब इन्वायरमेंट्स के जो कंपोनेंट्स हैं कितने टाइप से होते हैं, तो एक होता है कंपोनेंट्स की हम बात करें तो एक होता है हमारा ए बायोटिक कंपोनेंट्स, ए बायोटिक कंपोनेंट्स जिसको हम क्या बोलते हैं, अजैविक घटक बोलते हैं। सेकेंड जो हमारा होता है वो होता है बायोटिक कंपोनेंट्स जिसको हम बोलते हैं जैविक घटक, ठीक है। जैविक घटक की बात करें दोस्तों यहाँ पास, तो भाई जैविक घटक के अंतर्गत जितने भी जीव जंतु आते हैं सभी जैविक घटक के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। और अजैविक घटक की हम बात करें, जैसे कि बात हो गया हमारा ताप हो गया, वर्षा हो गया, ठीक है, मिट्टी हो गया, पत्थर हो गया, ये सभी हमारे अजैविक घटक के अंतर्गत आएंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के यहाँ पास जो राइट ऑप्शन होगा जैविक घटक की बात यहाँ पास पूछी गई है, हम यहाँ पास ऑप्शन नंबर थर्ड को यहाँ पास लॉक करेंगे, वनस्पति। ये हमारा यहाँ पास बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पास पूछा गया है भाई जैविक घटक, ठीक है। अच्छा
ताप किस में आएगा, भूमि किस में आएगा और वर्षा किस में आएगा। तो भाई ये तीनों जो हैं किस में आएंगे, ये तीनों चले जाएंगे यहाँ पास अजैविक घटक के अंतर्गत ये चले जाएंगे। अगर हमसे पूछा गया होता अजैविक के बारे में तब हम यही बताते हैं यहाँ पास। ठीक है यहाँ तक। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ से ओजोन परत, जो ओजोन लेयर होता है ये कहाँ पाई जाती है। अब जल्दी से बताएंगे ओजोन लेयर किस में पाया जाता है। ऑप्शन को लेकर जल्दी बताएंगे यहाँ पास कि भाई क्षोभ मंडल में पाया जाता है, या फिर समताप मंडल में पाया जाता है, या फिर मध्य मंडल में, या फिर आयन मंडल में। तो देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पास जो राइट ऑप्शन होगा, हम यहाँ पास ऑप्शन नंबर किसको, सेकंड को लॉक करेंगे। समताप मंडल के साथ में इसका बिल्कुल सही आंसर बैठेगा। ठीक है, समताप मंडल में क्या है, ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, ओजोन परत क्या करता है, यही जो होता है हमको जो सूर्य से जो भी हानिकारक टॉक्सिक रेसेस निकलती है ना, टॉक्सिक रेस जो निकलता है उसी से क्या करता है, वो हमको प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। ठीक है, इस नाम से आपको थोड़ा सा इस बारे में बिल्कुल श्योर होना चाहिए कि भाई ओजोन लेयर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना खास है ये। ठीक है, ओजोन परत की जब भी बात आती है तो हमको ध्यान में रखना है कि विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस ये जो मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये हमको कंफर्म होना चाहिए। पहली बार कब मनाया गया था, तो पहली बार मनाया गया था ये 1987 में मनाया गया था। ये हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है, 16 सितंबर 1987 में। ठीक है, इसका एक सम्मेलन हुआ था, कहाँ पर हुआ था, सम्मेलन की जब भी बात आती है तो सम्मेलन जब इसका हुआ था तो हुआ था ये कनाडा में हुआ था। विश्व ओजोन परत संरक्षण के रूप में इसका एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक, इसको आपको ध्यान में रखना है यहाँ पास। अब देखेंगे जो भी यहाँ पास ऑप्शन में कुछ पॉइंट आपको बता देता हूँ यहाँ पर डिटेल से। ध्यान में रखना है हमको क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल की जब भी बात आती है तो हमको ध्यान में रखना है कि हमारे वायुमंडल के सबसे निचली लेयर यही होती है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल हमको ध्यान में रखना है कि क्षोभ मंडल में जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होती है, बात करती हैं हम वर्षा की बात करें या फिर भूकंप की बात करें। ठीक है, भूकंप की बात करें, वर्षा की बात करें या फिर हम आंधी की बात करें। ठीक है, तो जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होती है ये हमारे क्षोभ मंडल में संपादित होती है। एरोप्लेन उड़ता कहाँ है, तो भाई एरोप्लेन ये जो उड़ता है ये समताप मंडल में ही उड़ता है। ये भी हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, समताप मंडल में ही उड़ता है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब यहाँ पास है क्वेश्चन नंबर 13। भूकंप की तीव्रता मापने में किसका उपयोग किया जाता है, हमको यहाँ पास ये बताना है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, यहाँ पास ज़्यादा टफ भी नहीं है क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ट्रेंड हुआ है। ठीक है, जल्दी से अपने कमेंट्स देंगे आप सभी मुझे कि भूकंप की तीव्रता मापने में किसका उपयोग किया जाता है। अब जब भी तीव्रता की बात आती है और किसकी, भूकंप की, तो हम यहाँ पास लगाते हैं किसको, सिस्मोग्राफ को यहाँ पास लगाएंगे। सिस्मोग्राफ से क्या किया जाता है, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे ऑप्शन तो दिया नहीं है तो भाई ऑप्शन चला जाएगा यहाँ पास नॉन ऑफ दिस के साथ में हम इसको लॉक करेंगे। अदर ऑप्शन के यहाँ पास लिख चलते हैं। पायरोमीटर की सहायता से उच्च ताप का मापन किया जाता है। ये आप सभी को यहाँ पास कंफर्म होना चाहिए। पायरोमीटर की सहायता से जो होता है उच्च ताप, अब उच्च ताप मतलब क्या हो जाएगा, जो सूर्य की प्रखर किरणें होती है ना उसी से इसका मापन किया जाता है, मतलब पायरोमीटर की सहायता से उसका मापन किया जाता है। जब भी बात लेक्टोमीटर की आती है ध्यान में हमको ये रखना है कि इसकी सहायता से दूध की शुद्धता का जांच किया जाता है। अल्टीमीटर की सहायता से ऊंचाई का मापन किया जाता है। ठीक है, ये हमको यहाँ पर भाई ध्यान में रखना है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एशिया की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है, अब बताएंगे मुझे। अब मुझे इतना पता है कि इस क्वेश्चन के यहाँ पास अधिकांश बच्चे गलत ऑप्शन यहाँ पास सिलेक्ट करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पास एशिया की सबसे बड़ी मंडी पूछा गया है तो हम यहाँ पास लॉक करेंगे जगदलपुर को। जगदलपुर जो कि सीजी स्टेट के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पास हम यहाँ पास लॉक करेंगे जगदलपुर, एशिया की सबसे बड़ी मंडी यहाँ पास पूछा गया है तो। ठीक है, सीजी की बात करें यहाँ पास तो सीजी की जो कैपिटल है वो यहाँ पास है हमारा रायपुर है। सीएम की बात करें तो सीएम है यहाँ पास भूपेश बघेल। ठीक है, भूपेश बघेल यहाँ के सीएम हैं। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सिखों के दूसरे गुरु कौन हैं, ऑप्शन को देखकर जल्दी से यहाँ पास अपने आंसर देंगे मुझे। अब देखिए यहाँ पास सिख संप्रदाय में सबसे पहली बात आती है कि सिख संप्रदाय की नींव किसने रखी थी, तब यहाँ पास लगाते क्या, यहाँ पास गुरु नानक को लगाते हैं कि गुरु नानक ही सबसे पहले जो है सिख संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक, ये हमको यहाँ पास ये रखना है ये पॉइंट को। लेकिन यहाँ से पूछा गया इसमें दूसरे गुरु की बात पूछी गई है तो दूसरे गुरु पे नंबर आता है गुरु अंगद। हम इसको यहाँ पास लॉक करेंगे भाई कि गुरु अंगद जो है सिखों के दूसरे गुरु के नाम दूसरे गुरु माने गए हैं यहाँ पास। ठीक है, इसका कुछ क्रम भी होता है, क्रम को हमको याद में रखना है। मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बना रखा है, आप उसको जो है वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप देखेंगे, बहुत आपको अच्छा लगेगा, बहुत आपको उससे नॉलेज भी मिलेगा।
ठीक है, क्योंकि कई टाइप से क्वेश्चन जो है हमको सिख संप्रदाय से जितने भी गुरु हुए हैं उनके उसके अंतर्गत जितने भी गुरु आते हैं उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है बना के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पास। चलिए, इस क्वेश्चन के यहाँ पास राइट ऑप्शन मैंने बता दिया है कि भाई ये गुरु अंगद के साथ में चला जाएगा, सिखों के दूसरे गुरु के अंगद में। गुरु नानक की बात आती है तो हमको ध्यान में, सॉरी गुरु अंगद की बात है, हमको ध्यान में रखना है कि गुरु अंगद ने जो है गुरुमुखी, ठीक है, गुरुमुखी जो कृति है इनकी वो गुरु अंगद ने दिया था। गुरु अर्जुन से बात आती, क्वेश्चन बनता है कि भाई आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो आदि ग्रंथ की रचना जब भी बात आज सामने आप सभी का हमको याद में रखना है, ये जो है गुरु अर्जुन ने आदि ग्रंथ की यहाँ पास रचना की थी। मेरी बात समझ रहे हैं यहाँ तक? सब पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए, एक क्वेश्चन जस्ट अभी वही आ गया यहाँ पास। भाई पूछा क्या इसमें, सॉरी यहाँ पास गुरु लिपि नहीं गुरुमुखी लिख लेंगे हाथ में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास जो राइट ऑप्शन किसके साथ में चला जाएगा, भाई ये चला जाएगा गुरु अंगद के साथ में यहाँ पास चला जाएगा। हम यहाँ पास ऑप्शन नंबर 4 को लॉक करेंगे। गुरु गोविंद सिंह ये जो है सिखों के 10वें नंबर के गुरु हैं। गुरु नानक की बात करें तो ये जो है सिखों के प्रथम नंबर के गुरु माने गए हैं। गुरु अर्जुन ये जो है 5वें नंबर के, और गुरु अंगद जो हैं ये दूसरे नंबर के यहाँ पास गुरु माने गए हैं। ठीक है, यहाँ तक सब पॉइंट को आपको ध्यान रखेंगे। अब लेते हैं यहाँ पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जल्दी से अपने आंसर मुझे देंगे कि वायुमंडल में जब भी आर्गन गैस की बात आती है परसेंट में पूछा गया है, प्रतिशत कितना है, तो आप यहाँ पास अपने राइट ऑप्शन क्या बताएंगे। अब देखिएगा इसकी जो यहाँ पास प्रतिशत है वहाँ हमारा यहाँ पास रहेगा कितना, 0.93% रहेगा, मतलब 93%। किसकी बात यहाँ पास हो रही है, आर्गन गैस की। ठीक है, यहाँ पास हम यहाँ पास ऑप्शन नंबर इसी को लॉक करेंगे। यहाँ पास थोड़ा सा आप सुधार लेंगे, 98 नहीं ये 93% है, 0.93%। ठीक है, हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितना है, तो हमको बताना है कि भाई ये 78% है। जब भी बात आती है कि कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंट कितना है, तो हमको बताना है यहाँ पास, तो ये हो जाएगा 0.03%। ऑक्सीजन की जब भी बात आती है तो हमको लगाना है यहाँ पास कि 21%। किसी किसी ऑप्शन में हमको ऐसा भी मिला होता है, जब देखेंगे यहाँ पास क्या मिला होता है, यहाँ पास बात कितनी हो रही है यहाँ पास 21% की, तो किसी किसी ऑप्शन में हमको ये भी मिला होता है क्या 0। अच्छा खैर रहने दी, इसमें ज़्यादातर जो है यही तो हमारा एग्जाम में ट्रेंड होता है। ठीक है, ज़्यादातर हमारा जो है यही तो एग्जाम में ट्रेंड होता है, इसी को आपको ध्यान में रखना है यहाँ पास। ठीक, कन्फर्म हमारा यही रहेगा यहाँ पास 21%, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब लेते हैं अगला यहाँ पास कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। अब जब भी बात जनगणना की आती है, जनगणना 10 वर्षों के बाद होता है, ये आप सभी को यहाँ पास कन्फर्म है, यहाँ पास सबको यहाँ पास मैंने क्लियर करा चुका हूँ। ठीक है, जनगणना की बात आती है, ठीक, प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना, जैसे कि चल रहा है यहाँ पास सेशन 21 चल रहा है, तो अगली जो जनगणना होगी दोस्तों वो आ जाएगा हमारा 2031 में होगा। 2031 के बाद अगली जो जनगणना होगी वो आ जाएगा 2041 में होगा। यहाँ पास प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होता है यहाँ पास। अब देखें यहाँ पास पूछा है हमसे कि भाई नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। अब देखेंगे तो जब भी बात नियमित जनगणना की शुरुआत क्या है हमको यहाँ पास लगाएंगे। यहाँ पास जल्दी से अपने कमेंट्स देंगे कि भाई 1882 में होगा कि 1881 में होगा या फिर 92 या फिर 93 में, जल्दी बताएंगे यहाँ पास। चलिए यहाँ पास हमको लेना है ऑप्शन नंबर, हम यहाँ इसको लॉक करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पास सुधारना है भाई, ये 1881 है। ठीक है, नियमित जनगणना की जब भी बात आती है ध्यान रखना है 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। नियमित जनगणना किसके शासनकाल में मतलब नियमित हुआ था, तो ध्यान रखना है ये जो है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ये नियमित हुआ था। ठीक, लॉर्ड रिपन के। और प्रथम जनगणना शुरू हुआ था 1872 में, ये किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ये शुरू हुआ था, प्रथम जनगणना की बात आए तब। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पास इसरो के वर्तमान में हेड मतलब अध्यक्ष कौन है, हमसे ये पूछा गया है। तो हम यहाँ पास ऑप्शन नंबर किसको लॉक करेंगे, फर्स्ट को लॉक करेंगे। के सिवान जो है वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। इसरो की बात आती है कि इसरो यहाँ पास फुल फॉर्म क्या होना चाहिए हमको ध्यान में रखना है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन। ठीक है, आई से हो जाएगा यहाँ पास इंडियन। ठीक है, एस से हो जाएगा यहाँ पास स्पेस, आर से हो जाएगा यहाँ पास रिसर्च, और ओ से हो जाएगा यहाँ पास ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ध्यान में आपको इसको रखना है। इसरो की स्थापना की बात आती है तो इसरो की स्थापना कब हुआ था, तो हमको ध्यान रखना है 1969 में हुआ था। इसके क्वार्टर की बात आती है कि इसका भाई हेड क्वार्टर कहाँ है, तो हमको ध्यान रखना है बेंगलुरु में। ठीक, तो हर एक पॉइंट को आपको यहाँ पर ध्यान में
नोट करते चले जाना है, ध्यान में आपको सभी चीज़ को रखना है। अगले लेते हैं, चलिए। अच्छा, सुनील चंद्रा से क्वेश्चन बनता है कि सुनील चंद्रा कौन है, तो ध्यान रखना है कि सुनील चंद्रा जो है अभी वर्तमान में नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ये नियुक्त किए गए हैं। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। सुनील अरोड़ा की बात आती है, सुनील अरोड़ा जो है पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उसी के स्थान पर जो है सुनील चंद्रा ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में भी पदस्थ हुए हैं। ठीक है, अब लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पर इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। हृदय का कौन सा भाग शुद्ध रक्त वाला होता है? ठीक है, अब देखें यहाँ पर ये क्वेश्चन जो कई बार ट्रेंड भी हुआ है और कई बार मैं इसको रिपीट कराकर आप सभी को इसके बारे में रूबरू करा चुका हूँ। जब भी बात आती है कि शुद्ध रक्त वाला, हृदय वाला, ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है तो बताना है कि भाई हमारा जो हृदय होता है ये 4 प्रकोष्ठ में बना होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा लेफ्ट का पोर्स होता है, ये हमारा राइट का पोर्स होता है, ये हमारा आर्ट्रियम हो गया, ये भी आर्ट्रियम, वेंट्रिकल और ये भी वेंट्रिकल। ठीक है, तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन ज़्यादा कंटेंट होता है, मतलब रहता है, ज़्यादा होता है ऑक्सीजन की मात्रा, वही क्या होता है हमारा शुद्ध रक्त होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हम किसके साथ में लॉक करेंगे? फर्स्ट, दायां आलिंद। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट का लॉक करेंगे दायां आलिंद के साथ में, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब लेते हैं, अच्छा यहाँ पास इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन हो गया ना, कंप्लीट हो गया। चलिए ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करेंगे। शीर्षों ऑनलाइन क्लास, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने कमेंट्स जो है मुझे ज़रूर देंगे, क्योंकि देखिए मेरी सबसे एक आदत बनी हुई है कि कोई भी बच्चा कमेंट्स मुझे करता है तो उस बच्चे का कमेंट्स मैं बिल्कुल बारीकी से पढ़ता हूँ। ठीक, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सभी का कमेंट्स पढ़ना, क्योंकि आप मुझे अपने एक बिल्कुल फैमिली मेम्बर की तरह लगते हैं। ठीक है, सो लव यू गाइस, फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम, धन्यवाद।